नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। छात्रों के साथ हो गया खेला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी किया घोषित। यूजीसी की लिस्ट में सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय दिल्ली और उसके बाद दूसरे नंबर पर है यूपी में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। मुखपत्र सामना में बीजेपी को बताया आतंकी संगठन। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं हो पाएगी रिहाई। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 59 अंकों के साथ 58,834 पर हुआ बंद। 36 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 17,559 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसने आज सभी को हैरान कर दिया, और वो खबर थी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की। आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विरोधी इसे कांग्रेस के लिए झटका मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस का तो इस पूरे मामले में कुछ और ही कहना है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं झारखंड में भी आज खेला हो गया। वैसे इसके संकेत तो 5 दिन पहले ही बीजेपी सांसद ने दे दिए थे, लेकिन फैसला आज आया, जिससे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी ही खिसक गई। कुर्सी का ये खेल सिर्फ झारखंड में ही नहीं चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, जिसे लेकर आज दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा बचा। इस पर भी होगी बात। साथ ही जानेंगे किसे चुना गया बिहार विधानसभा का नया स्पीकर, और हिमाचल के लिए कांग्रेस का क्या है प्लान। इन सब के अलावा और भी कई खबरें हैं जिन पर होगी बात। तो चलिए सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डालते दिख रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने आजाद के आरोपों का करारा जवाब देते हुए उन पर ही आरोप लगा दिए। क्या कहना है कांग्रेस का, देखिए इस रिपोर्ट में। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से अलग होने की अटकलें लंबे वक्त से लग रही थी, और आज इन अटकलों पर विराम लग गया और आजाद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद को आड़े हाथों लिया गया है। आजाद के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हमने कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का पत्र पढ़ा है जो मीडिया को जारी किया गया है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी पार्टी संगठन शामिल है। महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के सार्वजनिक मुद्दों पर भाजपा से लड़ने में, और जब 4 सितंबर को नई दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली और कन्याकुमारी से 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ के लिए अंतिम तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स को जिसे कांग्रेस की लीडरशिप में इतना सम्मान दिया, उसने बेहद निजी और घटिया हमला करके विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि आजाद के इस रवैये से उनका असली कैरेक्टर सामने आ गया है। आपको बता दें कि आजाद ने इस्तीफा देने की वजह राहुल गांधी से नाराजगी बताई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ एक नाम मात्र की शख्सियत है, जबकि महत्वपूर्ण फैसले राहुल गांधी या उनके सुरक्षा गार्ड और पीए द्वारा लिए जाते हैं। अब इसी पर कांग्रेस की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। कांग्रेस का कहना है गुलाम नबी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। कांग्रेस के हाथ से गुलाम नबी निकल गए तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल गई, और ये कुर्सी गई चुनाव आयोग के फैसले से, जिसमें सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता चली गई। चुनाव आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाए। इस रिपोर्ट के बाद अब सोरेन के पास विकल्प सीमित रह गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही होगा, नहीं तो जैसे ही राज्यपाल आयोग के फैसले पर मुहर लगाएंगे, वैसे ही सोरेन की विधानसभा सदस्यता के साथ सीएम का पद भी चला जाएगा। लेकिन सोरेन के लिए राहत भरी बात ये है कि उनके चुनाव लड़ने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। सोरेन
सोरेन दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो फिर से नेता सदन बन सकते हैं, यानी विधानसभा की सदस्यता मिलते ही वो फिर से राज्य के सीएम बन सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए उन्हें सीएम पद छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विधायक पद से अयोग्य किए जाने के बाद सोरेन किसी संवैधानिक पद पर तब तक नहीं रह सकते जब तक कि वो दोबारा चुनकर न आ जाएं। सोरेन को अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनकी खाली सीट पर नवंबर या दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव कराए जा सकते हैं, जहां से चुनाव जीतकर सोरेन फिर से सीएम बन सकते हैं। सोरेन के चुनाव न लड़ने पर रोक लगाकर आयोग ने बीजेपी को करारा झटका दिया है, जो ये मानकर चल रही थी कि सोरेन चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जिससे झारखंड में आसानी से ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकेगा। दरअसल आयोग किसी भी विधायक के चुनाव लड़ने पर पाबंदी तभी लगा सकता है जब कोर्ट में वो दोषी सिद्ध हो जाए और उसके सजा की अवधि भी कम से कम 4 साल हो। सोरेन के खिलाफ मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें सजा नहीं सुनाई गई है। खनन का पट्टा हेमंत सोरेन को भारी पड़ गया। विधानसभा की सदस्यता चली गई, साथ ही सीएम का पद भी चला गया। एक फैसले ने हेमंत सोरेन को मुश्किल में फंसा दिया, तो ऐसे ही एक फैसले से दिल्ली की आप सरकार भी मुश्किल में फंसी हुई है। मामला शराब नीति का है। इस बीच दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट भी चल रही है, जिसे लेकर आप सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बीजेपी को जमकर सुनाया। दिल्ली इस वक्त राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गई है। इस अखाड़े में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी हर हाल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, लेकिन सीएम केजरीवाल बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। केजरीवाल ने आज बीजेपी पर दिल्ली की सरकार को गिराने का बड़ा आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के लोगों ने मिलकर साजिश की है कि कैसे दिल्ली की सरकार गिराई जाए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे खिलाफ साथ आ गई हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया पर झूठा आरोप लगाया है। ये एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चलती रही, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। कोई गहना नहीं मिला, कोई नकदी नहीं मिली, किसी भी भूमि या संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं मिला और कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। ये एक झूठी छापेमारी थी। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा, कुछ सालों में 277 विधायकों को ये खरीद चुके हैं। दिल्ली में 20 करोड़ का रेट था। अगर 20 करोड़ में एक विधायक खरीदा तो 277 विधायकों पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली के लिए 800 करोड़ रखे हैं। ये पैसा कहां से आया? सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि देश में कई सरकारों को गिराया है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, एमपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की सरकारों को ये गिरा चुके हैं। ये एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहे हैं। लोग एक सरकार चुनते हैं, वो उसे गिरा देते हैं। 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन को 1 दिन और बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल के दावों में कितना दम है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वैसे अभी तक इस मामले में किसी भी एजेंसी ने जांच शुरू नहीं की है, सिर्फ आरोपों का खेल चल रहा है। जांच एजेंसियों की सक्रियता इस समय सबसे ज्यादा कहीं दिख रही है तो वो है बिहार, जिसे लेकर जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी को जमकर घेरा। इस बीच बिहार विधानसभा का विशेष सत्र भी समाप्त हो गया, जिसमें आज नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी हो गया। तो कौन बना विधानसभा स्पीकर, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा को आज नया स्पीकर मिल गया। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव विजय सिन्हा के इस्तीफे के चलते कराना पड़ा है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद ही ये तय हो गया था कि विजय सिन्हा को विधानसभा स्पीकर का पद छोड़ना होगा। वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। विजय सिन्हा बीजेपी के विधायक हैं और अब वो विपक्ष के नेता बन गए हैं। विधानसभा में आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई गरीबों को परेशान कर रही है। बीजेपी के इशारे पर छापेमारी हो रही है। एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार सभी को साथ लेकर चली है। समाज के एक वर्ग की नहीं, हम सभी की बात कर रहे हैं। सीबीआई छापेमारी को लेकर सदन के बाहर भी आरजेडी और बीजेपी के बीच तल्खियां बनी रही हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने साक्ष्य के साथ अपनी बात रखी। तेजस्वी के साक्ष्य रखे 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन उन पर आरोप लगाने वालों ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि गलत खबर चलाने वालों ने माफी नहीं मांगी तो वो मानहानि का दावा करेंगे। आरजेडी का साथ देते हुए जेडीयू ने भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जो भी पार्टी बीजेपी का विरोध करती है उसके
नेताओं पर बीजेपी के इशारे पर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे डलवाए जाते हैं, फिर उन्हें डरा धमका कर अपने पक्ष में कर लिया जाता है। इनकी बात मान लो तो ये आपको आराम से रहने देंगे, नहीं तो छापे डलवाएंगे। बीजेपी पार्टी नहीं वॉशिंग मशीन है, कितना भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए आपका सारा दाग धुल जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी के किसी भी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री किसी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। इस कारण से हम लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। आरजेडी और जेडीयू ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए विधायक अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना है और अब बिहार की नई सरकार दूसरे अहम बिंदुओं पर फोकस करेगी। वैसे फोकस तो इस समय कांग्रेस का है, वो भी हिमाचल विधानसभा चुनाव पर, जो इस साल के आखिर में होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी ने खास रणनीति भी बनाई है। क्या है प्लान, जानेंगे इस खबर में। हिमाचल में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस अब बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि साल के आखिर से पहले चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में जहां सत्ताधारी दल बीजेपी सत्ता में दोबारा आने के सपने सजा रही है, तो वहीं कांग्रेस उसके सपने को तोड़ने की कोशिश में जुट गई है। अब इसी जद्दोजहद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का बयान आया है। अपने बयान में उन्होंने गुजरात की जयराम सरकार को आड़े हाथों लिया और हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर बात की। आनंद शर्मा ने कहा, G23 समूह पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है और पार्टी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर उतरेगी। इतना ही नहीं, सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल वासियों को 5 साल पहले का घोषणा पत्र निकालना होगा। इस घोषणा पत्र में जो बातें शामिल थी, अब उनका हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। जो वादे सत्ता में आने के लिए राज्य सरकार ने किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, इसका हिसाब मांगना जनता का अधिकार है। अब आनंद शर्मा के ये बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान और आनंद शर्मा के बीच का मनमुटाव अब खत्म हो चुका है, क्योंकि बीते दिनों लगातार इस तरह की खबर थी कि आनंद शर्मा कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, जिससे बीजेपी खुश नजर आ रही थी। लेकिन अब आनंद के इन तेवरों ने बीजेपी को झटका देते हुए उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आनंद शर्मा का कहना है कि कांग्रेस एकजुट होकर हिमाचल में चुनाव का मुकाबला करेगी। कांग्रेस हिमाचल में बीजेपी का खेल बिगाड़ रही है, तो आज टीएमसी प्रमुख ने भी भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है और उनके बयान से एक बार फिर विपक्षी एकता को बल मिल गया है। क्या बोल गई ममता बनर्जी, जिसने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन? देखें खास रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार संकट में है। इन दोनों ही राज्यों की सत्ता पर बीजेपी की नजर है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। इसलिए लंबे वक्त से खामोशी बरत रही ममता बनर्जी फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। टीएमसी ने मुखपत्र जागो बांग्ला में लिखा है, घोड़ों के कारोबारियों ने 200 साल पहले हॉर्स ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया था और अब भाजपा इससे करने में माहिर है। बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग को लगभग संस्थागत कर दिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र की घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे इस पर वो काम कर रहे हैं। झारखंड के विधायक बंगाल में पकड़े गए, लेकिन भाजपा बेशर्म बनी हुई है। अब उनकी नजरें दिल्ली पर हैं और आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप विधायकों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का बजट 800 करोड़ रुपए है। भाजपा 2024 में नहीं जीतेगी, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने जेएमएम कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर लगाए। बंगाल में झारखंड विधायकों के रुपए के साथ पकड़े जाने के बाद बंगाल की सीआईडी ने जांच की, जिसमें कांग्रेस विधायकों और शर्मा के बीच तार मिले। हालांकि शर्मा ने आरोपों से इनकार किया। अब आप विधायकों ने दावा किया है कि भाजपा उन्हें फर्जी मामलों की धमकी के साथ साथ लुभा रही है। बुधवार को 4 विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा की तरफ से दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश में उन्हें 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। खबरों की माने तो दिल्ली और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बड़ा खेल करने का इरादा रखती है। इसलिए ममता बनर्जी ने अभी से ही विपक्षी एकता पर जोर देते हुए बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष के बाकी नेता उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात रेबड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। राजनीतिक दलों के चुनावी वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। कोर्ट में इन्हें राजनीतिक रेवड़ियां कहा जा रहा है। अभी सीजेआई एनवी रमन की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन सीजेआई ने इसे दूसरी बेंच में भेज दिया है। तो किस बेंच में होगी सुनवाई, देखिए रिपोर्ट। चुनाव में फ्री स्कीम पर शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई एनवी रमन की बेंच अब तक इस मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन सीजेआई रमन आज रिटायर हो गए। रिटायर होने से पहले उन्होंने इस केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब नई
बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी? सीजेआई ने कहा, इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेना होगा। आगे की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री योजना के मामले में एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अलावा नीति आयोग, चुनाव आयोग, कैग, आरबीआई और राजनीतिक दलों को शामिल करना चाहिए। इसके बाद हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि कई जगह फ्री योजना की जरूरत भी है। गरीबों का पेट भरने के लिए फ्री स्कीम जरूरी है, लेकिन लोगों की भलाई के कामों में संतुलन भी होना चाहिए, क्योंकि फ्री योजनाओं से देश की इकोनॉमी पर दबाव पड़ता है। हमें फ्री योजना और वेलफेयर के बीच अंतर करना होगा। फिलहाल अब मामले की सुनवाई नई सीजेआई यूयू ललित सहित 3 जजों की बेंच करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आईटीआई कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उपहार और सुविधाएं मुफ्त बांटने का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका पर सुझाव देने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को आमंत्रित किया था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।